हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन नंबर 35 जो बात करता है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। अब तीन तरह के लोगों को यहाँ पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। पहला, जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, ठीक है, सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा बोला है एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ ए वेयर हाउस और गोडाउन, मतलब जो वेयर हाउस कीपर है उसको भी यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड थर्ड बोला है एवरी ट्रांसपोर्टर। अब देखो वेयर हाउस कीपर एंड ट्रांसपोर्टर के केस में क्या बोला है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में उनको यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, सो कौन कौन से लोग देखे, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, वेयर हाउस कीपर हो गया और तीसरा ट्रांसपोर्टर हो गया। इन तीनों को जो है यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब कहां पर मेंटेन करेंगे, तो बोला है एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हो उसमें एक प्लेस को यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करते हो, सो वहां पर आपको यहाँ पर वहां पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब देखिए अगर आपने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर डिक्लेयर कर रखा है अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, उस केस में जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके रिगार्डिंग जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो वहां पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आप अगर चाहो तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली भी मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स यहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। तो देखो क्या बोला है, अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी मेंटेन। सो 6 यहाँ पर रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। पहला बोला है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का डिटेल। दूसरा इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। थर्ड बोला है स्टॉक ऑफ गुड्स। फोर्थ हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना अवेल किया है। फिफ्थ हो गया आपका आउटपुट टैक्स पेबल और पेड। एंड सिक्स क्या बोला है, सच अदर पर्टिकुलर्स इज में बी प्रिस्क्राइब। सो ये 6 रिकॉर्ड्स आपको जो है मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से देखे सर, फिर से जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो डिटेल्स हो गया। दूसरा आपका इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स का डिटेल हो गया। थर्ड आपका स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है। फोर्थ हो गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना अवेल किया है। फोर्थ हो गया जितना फिफ्थ हो गया आपका जितना आउटपुट टैक्स पेबल है या पेड है वो। और लास्ट क्या बोला है, अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, द कमिश्नर में नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर सच पर्पस एज में बी स्पेसिफाइड देयरिंग। सो अगर कमिश्नर चाहे तो किसी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन को कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी बता सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला है, अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकता, सो कोई क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन अगर है तो उनको यहां पर रिलीफ भी दे सकता है कि आपको जो है ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब देखो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सो अगर क्वेश्चन देखें, सबसे पहला देखो हर व्यक्ति को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्वेश्चन 2 जो बात करता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, सो वही 6 रिकॉर्ड्स को आपका यहां पर आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एक सर्कुलर दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ऑक्शन लाइक टी, रबर और कॉफी थ्रू एन ऑक्शन। ठीक है, सो देखो टी, रबर एंड कॉफी के केस में क्या होता है, वो यहां पर जब भी सेल किए जाते हैं तो वो ऑक्शन के थ्रू सेल किया जाता है। ठीक है, जो भी मंडी होती है वहां पर ऑक्शन के थ्रू सेल किए जाते हैं। तो उनके केस में सर्कुलर क्या बोला है कि देखो जब भी आप सेल कर रहे हो टी, रबर या कॉफी, तो वहां पर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाकर के आप बेचते हो। उस केस में क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है कि अगर प्रिंसिपल चाहे तो प्रिंसिपल एंड दी ऑक्शनियर जो यहां पर सेल कर रहा है वो अगर चाहे तो मे डिक्लेयर द वेयर हाउस वेयर सच गुड्स आर स्टोर्ड एज देयर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जहां पर वो स्टोर करके रखे गए हैं, जिस वेयर हाउस में वो गुड्स रखे गए हैं, वो वेयर हाउस को यहां पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, अगर जो टी, कॉफी या रबर है उसको सेल किया जा रहा है थ्रू अ प्राइवेट ट्रीटी, ठीक है, मतलब पब्लिक ऑक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट ट्रीटी जो मतलब म्यूचुअल डिस्कशन करके अगर कोई सेल कर रहे हैं, उस केस में क्या बोला है, आप जो है यू मे मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एट देयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सो आप अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो भी सप्लाई कर रहे हो वो मेंटेन कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। लेकिन इसके लिए जो है आपको यहां पर इंटीमेशन देना पड़ेगा टू द जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, राइटिंग में आपको वहां पर इंटीमेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट प्रिंसिपल एंड द ऑक्शनर शैल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। वो आईटीसी भी यहां पर ले सकते हैं। क्लियर है। चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, द एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन आर एस अंडर। अब देखो जो हमने रिकॉर्ड्स देखे 6 तरह के, वो तो हर व्यक्ति को मेंटेन करना ही है। उसके अलावा कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी बोला गया। ठीक है, तो कौन कौन से व्यक्ति है, तो सबसे पहले बोला है रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में। तो रजिस्टर्ड पर्सन को और कौन से एडिशनल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तो देखो द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर वो कोई गुड्स
को इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका डिटेल भी रखना पड़ेगा। दूसरा, सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर आरसीएम में अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो उस केस में जो है आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे इनवॉइस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है सेपरेट अकाउंट्स ऑफ एडवांस रिसीव्ड। अगर आपको कोई एडवांस रिसीव होता है तो उस केस में अकाउंट आपको यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा, कितना एडवांस रिसीव हुआ है, कितना पे किया है, कितना एडजस्ट कर दिया एडवांस आपने, उसके अगेंस्ट कोई सप्लाई किया है तो जितना एडजस्ट किया वो डिटेल्स भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है पर्टिकुलर्स ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर। मतलब देखिए जिस सप्लायर से आप गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, उसका डिटेल भी आपको यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा, उसका नाम एंड कंप्लीट एड्रेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या बोला है, नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम ही हैज सप्लाइड। मतलब अगर आपने जिस भी कस्टमर को सप्लाई किया, अगर जीएसटी एक्ट के अंदर आपको डिटेल मेंटेन करने का बोल रखा है, उस केस में आपको उस रेसिपिएंट का डिटेल भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो सर, लास्ट क्या बोला है, पर्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम। जहां आप अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हो, जिस वेयर हाउस में स्टोर करके रख रहे हो, वो यहां पर वो डिटेल्स भी आपको जो है उसका कंप्लीट एड्रेस भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल रिकॉर्ड्स है जो रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने रहते हैं। चलो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं, अ सप्लायर हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन। अब देखो कंपोजिशन सप्लायर जो है, जिसने सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, तो उसके लिए बोला है कि ये दो रिकॉर्ड्स जो है आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सर कौन कौन से हैं? पहला बोला है स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सेकंड बोला है डिटेल्स ऑफ टैक्स। ठीक है, अब देखो स्टॉक ऑफ गुड्स में क्या क्या चीजें होती है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टॉक का, उसके बाद आपने कितना रिसीव किया है, ठीक है, कितना रिसीव कर दिया है, कितना सप्लाई कर दिया है, कितना आपका गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गया है, स्टोलन हो गया है, डिस्पोज कर दिया है या राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको तीनों का देखना है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, स्क्रैप या वेस्ट अगर कुछ जनरेट हुआ है, तो सबका यहाँ पर डिटेल जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, किस व्यक्ति को? कंपोजिशन सप्लायर। पहला कौन सा है? स्टॉक ऑफ गुड्स। और दूसरा बोला है डिटेल्स ऑफ टैक्स, ये भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डिटेल ऑफ टैक्स क्या होता है? देखो, अकाउंट्स कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स कलेक्टेड एंड पेड। अब देखो कंपोजिशन सप्लायर तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता, तो वो डिटेल होगी नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले नहीं सकता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हो गया, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। सो ये चीजें जो है कंपोजिशन सप्लायर को यहाँ पर जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो कौन कौन से रिकॉर्ड्स देखे? दो तरह के, एक तो स्टॉक ऑफ गुड्स और दूसरा डिटेल्स ऑफ टैक्स। क्लियर है? अब देखो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके कंपाइलर के अंदर, तो ये दो डिटेल्स जो है मेंटेन नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा है May 19 में 5 मार्क्स के लिए। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब एजेंट को कौन कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे? तो देखो 4 तरह के यहाँ पर रिकॉर्ड्स बोले गए हैं। पहला, जो भी एजेंट अगर कोई सप्लाई कर रही है गुड्स या सर्विसेज को, या फिर कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है, उस केस में बोला है कि आपको प्रिंसिपल ने ऑथोराइजेशन दिया होगा, तो जो भी ऑथोराइजेशन रिसीव है फ्रॉम ईच ऑफ द प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल। सो जो ऑथोराइजेशन मिला है वो आपको यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। दूसरा बोला है पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड और सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। कितने गुड्स को आपने सप्लाई किया है, कितने गुड्स को आपको रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेंगे। थर्ड बोला है डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, जो आप प्रिंसिपल को फर्निश कर रहे हो अकाउंट, उसका डिटेल होना चाहिए। और फोर्थ बोला है टैक्स पेड ऑन रिसीट एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। जितना आपने टैक्स पेमेंट किया उसका डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। सो एजेंट के केस में 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, जो ऑथोराइजेशन रिसीव हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, कितने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए या सप्लाई किए उसका डिटेल होना चाहिए। थर्ड बोला है कि जो भी अकाउंट्स आप फर्निश कर रहे हो प्रिंसिपल को उसका डिटेल होना चाहिए। और फिर फोर्थ क्या बोला है, जो भी आपने टैक्स पे किया है वो आपको यहां पर उसका डिटेल भी होना चाहिए एजेंट के लिए। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर को कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे? तो बोला है मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो आप कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया, ये जितनी सर्विसेज आपने अवेल की है, ठीक है, फॉर यूज इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना आपने गुड्स रॉ मटेरियल या सर्विसेज यूज किए उसका क्वांटिटेटिव डिटेल होना चाहिए। एंड सेकंड क्या बोला है, गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो जो भी गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए उसका डिटेल भी होना चाहिए, कितना आपका वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है, उसका डिटेल होना चाहिए। और अगर कोई बाय प्रोडक्ट भी अगर आपने मैन्युफैक्चर किया है तो उसका डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। सो इन सारी चीजों का क्वांटिटेटिव डिटेल होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के पास। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आ जाता है सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर को कौन सा डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेगी? तो देखो अकाउंट शोइंग
क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब देखो आप सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर आप कुछ गुड्स का यूज करते हो, आपका इनपुट अगर है, तो वो गुड्स का क्वांटिटेटिव डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। एंड सेकंड क्या बोला है, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज, आपने कोई इनपुट सर्विसेज यूज की है, यूटिलाइज की, या फिर जो भी सर्विसेज आपने सप्लाई की है अपने कस्टमर को, उसका भी आपके पास डिटेल्स होना चाहिए। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आते हैं पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस केस में क्या बोला है, कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। जिस व्यक्ति के बिहाफ पे आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका नाम और एड्रेस आपके पास होना चाहिए। सेकंड बोला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम हुम ही रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ गुड्स की भी जरूरत होगी, सो जिस सप्लायर से आप गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो, वो व्यक्ति का डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। थर्ड बोला है कौन से आप जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, वैल्यू हो गया, क्वांटिटी हो गया, जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए या यूटिलाइज किए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वो भी होना चाहिए। एंड लास्ट बोला है डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है उसका डिटेल भी होना चाहिए। तो ये 4 एडिशनल रिकॉर्ड्स जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में मेंटेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टोडियन एंड क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अब कस्टोडियन अगर कोई है गुड्स का, तो उस केस में उसको भी जो है यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स का, जितने गुड्स उसने हैंडल किए, ठीक है, जितने गुड्स उसने हैंडल किए हैं उसका सारा डिटेल उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस एंड गोडाउन और ट्रांसपोर्टर। सो वेयर हाउस कीपर एंड यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के केस में क्या बोला है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, ठीक है, उन दोनों ही केसेस में जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, तो देखो रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी कौन है, एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आपको यहाँ पर मेंटेन करने पड़ेंगे। अब देखो जो रजिस्टर्ड है वो तो मेंटेन करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में उसको जो है एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। सो क्या बोला है, इफ सच पर्सन आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड दे शेल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिकली। सो अप्लाई करना पड़ेगा, उनको एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म GST ENR 01। तो यहां पर जो है अप्लाई करके आप अपना यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो, और उसके बाद जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टर के केस में क्या बोला है, ट्रांसपोर्टर के लिए कौन कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो देखो कितने गुड्स उसने ट्रांसपोर्ट किए हैं, कितना डिलीवर किए हैं, कौन से गुड्स ट्रांजिट में है, ठीक है, अभी ट्रांजिट में है, उसका डिटेल भी उसके पास होना चाहिए, अलॉन्ग विद द GSTIN ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर। कंसाइनर का GSTIN भी होना चाहिए और कंसाइनी का GSTIN नंबर भी आपके पास होना चाहिए। सो ये सारी डिटेल्स जो है ट्रांसपोर्टर के पास एडिशनली होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया जो वेयर हाउस कीपर है। अब वेयर हाउस कीपर के केस में क्या बोला है कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने गुड्स आपको रिसीव हुए हैं, ठीक है, आपके कितने गुड्स रिसीव किए हैं, कितना आपने डिस्पैच कर दिए हैं, कितना आपका डिस्पोजल है ऑफ सच गुड्स। सो ये सारा मूवमेंट का जितना आपका मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, वो सारी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अब वो बंदा क्या कर रहा है, वेयर हाउस लेकर के बैठा है, सो जितना जब भी वो एंट्री करता है गुड्स का, वो रिसीव करता है तो उसको एंट्री करना पड़ेगा, कुछ डिस्पैच कर रहा है तो उसका एंट्री करना पड़ेगा, कुछ डिस्पोज ऑफ कर रहा है उसका भी एंट्री वहां पर करना पड़ेगा। बट आप देखो वेयर हाउस कीपर के केस में एक एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप जब भी जो भी गुड्स आपको रिसीव होते हैं, तो उसको आपको इस तरह से मेंटेन करना है कि उसको आइडेंटिफाई कर सकें आइटम वाइज। अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आइटम वाइज उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दूसरा ऑनर वाइज भी हम जो है यहां पर आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस तरह से आपको जो है गुड्स को अरेंज करके रखना है, ताकि जब भी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए या कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाए प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो वो इजीली जो है यहां पर वेरीफाई कर पाएगा। क्लियर है? चलो सर, अब हमने सारे देख लिए कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं। अब रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो देखो दो तरीके दिए, या तो आप मैन्युअली यहां पर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर दो। अगर आप मैन्युअली जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, उस केस में आपको जितनी भी वॉल्यूम्स है उनको जो है सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब भी डिमांड किया जाए तो आप जो है वो सारे सीरियल नंबर से वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर पाओ। सेकंड बोला है रिकॉर्ड्स में बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहो, क्योंकि आजकल जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी का है, सो मेजोरिटी क्लाइंट्स क्या करते हैं, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। उस केस में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, तो देखो रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉर्म बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, सो वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। दूसरा बोला कि आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए रिकॉर्ड्स का, ताकि आप उसको मेंटेन कर सको, आप उसको प्रिजर्व कर सको लंबे समय तक, ठीक है, सो प्रॉपर बैकअप करके रखो। थर्ड बोला है सच रिकॉर्ड्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड इन हार्ड कॉपी।
जब भी मंगवाया जाए डिपार्टमेंट के द्वारा तो आप उसको प्रोड्यूस कर सको हार्ड कॉपी में, या फिर क्या बोला है इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में आप उनको जो है प्रोड्यूस कर पाओ। एंड लास्ट क्या बोला है, डिटेल्स ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल्स आपके पास है, उनके पासवर्ड वगैरह क्या है, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब भी ऑफिसर अगर चेक करे तो उसको आप एक्सेस दे सको। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी अगर आप जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली। कौन कौन सी चीज है, पहला आपके जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। दूसरा बोला है प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। थर्ड बोला है जब भी वो मंगवाया जाए तो उसको आप अवेलेबल करा पाओ, या तो हार्ड कॉपी में या फिर इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में। और फोर्थ क्या बोला है कि आपके पास कितनी फाइल्स है उसका डिटेल होना चाहिए, उनके पासवर्ड वगैरह आपके पास होने चाहिए। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जो आपको ध्यान रखना है। नो एंट्री टू बी इरेज्ड एंड ओवर रिटन, कोई भी एंट्री को आप इरेज नहीं कर सकते, ओवर राइट नहीं कर सकते हैं। कोई अगर आपकी इनकरेक्ट एंट्री हो गई है, मतलब आपने कोई क्लेरिकल नेचर का कोई एरर कर दिया है, उस केस में अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो आपको जो है वो अंडर प्रॉपर अटेस्टेशन जो है होना चाहिए। नेक्स्ट बोला है इन केस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बीइंग मेंटेन, जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको एक लॉग मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना एंट्री एडिट कर रहे हो या कोई डिलीट कर रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर यहां पर रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। ठीक है, और जो भी अगर मैन्युअली मेंटेन कर रहे हो तो हमने देखा है सीरियल नंबर होना चाहिए। और जब भी आपसे मंगवाए जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको जो है प्रोड्यूस उनको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर अब नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू मेंटेन द अकाउंट्स। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले हैं। तो पहला देखो, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपका टैक्स पेबल निकालेगा। ठीक है, जितने भी आपके अनअकाउंटेड गुड्स एंड सर्विसेज है जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, ठीक है, अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विसेज जितने भी होंगे उनके ऊपर प्रॉपर ऑफिसर आपका टैक्स पेबल निकालेगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो अपना ब्रह्मास्त्र भी यूज कर सकता है। ब्रह्मास्त्र क्या होता है सर, जीएसटी के अंदर ब्रह्मास्त्र क्या है, सेक्शन नंबर 73 एंड 74 जो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस है वो भी आपके ऊपर इन्वोक कर सकता है। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट कितना पीरियड तक हमें मेंटेन करना है। हमने सेक्शन नंबर 35 पूरा कंप्लीट कर दिया। अब सेक्शन नंबर 36 बात करता है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट। सो कितने समय के लिए हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। तो देखो यहां पर दिया हुआ है जीएसटी के अंदर 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। तो 72 मंथ्स तक आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मतलब लगभग समझ लो आप 6 साल आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट, अगर आपका कोई मैटर जो है वो अपील में चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए where an appeal or revision or any other proceedings before any appellate or revisional authority or appellate tribunal or court or an investigation is going on, उस केस में आपका टाइम लिमिट क्या रहेगा। तो जिस दिन आपका वो अपील का फाइनल ऑर्डर आता है, ठीक है, वहां से 1 ईयर, सो 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील और रिविजन और एनी प्रोसीडिंग्स, तो वहां से 1 साल और बोला है 72 मंथ्स, विचएवर जो लेटर रहेगा उतने टाइम पीरियड तक जो है आपको यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेंगे। क्यों सर ऐसा टाइम लिमिट क्यों दिया है, तो देखो मान लीजिए कोई यहां पर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, 70 मंथ्स होने के बाद अगर कोई अपील में मैटर चला जाता है तो अब क्या होगा, मेरे को तो 2 महीने के बाद मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको इरेज कर सकता हूं, मेरे काम के नहीं है, क्योंकि मुझे 72 मंथ्स ही बोला है। तो इसलिए बोला है कि अगर कोई मैटर अपील में है तो आपको वो और मेंटेन करके रखने हैं। कब तक करने हैं, जब तक उस अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो जिस दिन फाइनल डिसीजन आता है वहां से 1 साल ले लो, और क्या बोला है 72 मंथ्स, तो विचएवर जो लेटर रहेगा जो बाद में रहेगा वहां तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है सर, चलो यहां पर देखो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिए हैं। सबसे पहले देखो ये एजेंट को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जो हमने पढ़े वो चीजें आपको यहां पर लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो टाइम लिमिट के बारे में बोला है, कितना टाइम लिमिट है 72 मंथ्स। लेकिन अगर कोई अपील में मैटर चला गया है उस केस में क्या होगा, जिस दिन फाइनल ऑर्डर आता है वहां से 1 ईयर और 72 मंथ्स, विचएवर इज लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नवंबर 23 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सिंपल आपको टाइम लिमिट लिखना था, ठीक है, कि 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील और 72 मंथ्स, विचएवर जो लेटर रहेगा वही आपका टाइम लिमिट रहने वाला है। क्लियर है सर, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। अब ई वे बिल जो है, ई वे बिल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन नंबर 68 बात करता है ई वे बिल का, ठीक है। सो अब सबसे पहले समझो कि ई वे बिल आया क्यों, ठीक है। सो पहले क्या होता था, जब ई वे बिल नहीं था तब क्या होता था, जब भी कोई गुड्स लेकर के कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, कोई कन्वेंस में गुड्स अगर जा रहे हैं तो हर स्टेट जो है अपने कुछ चेक पोस्ट रखता था, ठीक है। वहां पर जो है वो ट्रक को चेक किया जाता था कि कौन से गुड्स ले जाए जा रहे हैं, क्या डिटेल्स है, क्या टैक्स का पेमेंट किया है नहीं किया है। तो वो सारी चीजें जो है हर स्टेट अपने चेक पोस्ट पे करता था। अब उससे हो क्या रहा था कि काफी सारी लंबी कतारें लग जाती थी, क्योंकि उनको चेकिंग करने में समय लगता था। तो इसलिए टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था, इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया ई वे बिल का, ठीक है। अब ई वे बिल के आने के बाद क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति कॉज कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस केस में बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स वो पहले ही क्या करेगा, डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ईच ट्रांजेक्शन जो कर रहा है वो ट्रांजेक्शन का डिटेल प्रोवाइड कर देगा टू द टैक्स डिपार्टमेंट।
और उसके बाद जो है टैक्स डिपार्टमेंट उनको एक वैलिड ईवे बिल यहाँ पर जनरेट करके देगा, और अगर आपके पास वो ईवे बिल है तो आपको जो है यहाँ आप जो है गुड्स को ले जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब ईवे बिल के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट, सो आपको चेक पोस्ट पे रुकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि अब आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो आप फास्टर जो है मूवमेंट कर सकते हो। एंड लास्ट क्या बोला, इंप्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ द ट्रक। अब देखो मान लीजिए कोई ट्रक है जो राजस्थान से तमिलनाडु गुड्स लेकर के जा रहा है, सो पहले मान लीजिए उसको 10 दिन लगते थे, तो अब चूंकि ईवे बिल का कॉन्सेप्ट आने जाने के बाद उसको हर एक स्टेट के बाद चेक पोस्ट पे रुकने की जरूरत नहीं है, उसके पास ईवे बिल है, तो उस केस में जो है उसका टर्न ओवर टाइम कम हो जाएगा। पहले 10 दिन लगते थे, अब शायद 6 दिन या 7 दिन ही लगे, है ना। तो वो यहाँ पर बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे। अब ईवे बिल होता क्या है, चलो डेफिनेशन क्या दिया है। सो ईवे बिल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म वेयर इन बाय वे ऑफ डिजिटल इंटरफेस, क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंटरफेस के द्वारा द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अपलोड करता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब जिस दिन मूवमेंट कमेंस कर रहा है उससे पहले ही वो सारी डिटेल प्रोवाइड कर देता है एंड जनरेट करता है ईवे बिल ऑन दी जीएसटी पोर्टल। ठीक है, सो ईवे बिल यहां पर जनरेट कर देगा। अब रूल नंबर 138 ने प्रिस्क्राइब किया है ईवे बिल के बारे में। ठीक है, सो ईवे बिल डॉक्यूमेंट जो है प्रिस्क्राइब किया है रूल नंबर 138 ने, टू कैरी फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन सर्टेन प्रिस्क्राइब केसेस। अब ईवे बिल कब बनाना है सर, क्या हर मूवमेंट के लिए बनाना है क्या, तो देखो यहां पर कुछ रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का, ठीक है, सो ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000। अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो एक्सीडिंग 50,000 का है, उस केस में आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सबसे पहले कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होता है हम आगे चल करके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वैल्यू ध्यान रखना, एक्सीडिंग 50 बोला, अगर 50,000 तक भी है तो आपको जरूरत नहीं है। एक्सीडिंग अगर 50,000 है उस केस में ईवे बिल आपको मैंडेटरीली बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहे हैं, चाहे वो इन रिलेशन टू अ सप्लाई हो या फिर फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, इवन दो सप्लाई नहीं है तो भी अगर वैल्यू कंसाइनमेंट वैल्यू अगर ज्यादा है 50,000 से तो आपको बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट क्या बोला है, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई रेसिपिएंट है जो कोई गुड्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और किससे रिसीव कर रहा है, फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो उस केस में रेसिपिएंट को जो है यहां पर ईवे बिल बनाना पड़ेगा। क्लियर है। अब ईवे बिल के दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन फिल करता है एंड पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर फिल करता है। ठीक है, उसमें सारी ट्रांसपोर्टर की डिटेल रहती है। पार्ट ए के अंदर सारा डिटेल रहेगा कि आपके कौन से गुड्स है, क्या टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स अमाउंट कितना है, सारा जो है ट्रांजेक्शन का डिटेल यहां पर रहता है। अब फॉर्म क्या दिया हुआ है, फॉर्म GST EWB 01। सो ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। इसके अंदर पार्ट ए आपको पहले जब भी मूवमेंट कमेंस कर रहे हैं उससे पहले जो है यहां पर फिल करना पड़ता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है मैंडेटरी ईवे बिल। अब देखो एक्सेप्शन क्या क्या दिए हैं कि इन दो केसेस के अंदर इवन दो आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है, मतलब 50,000 से कम है, तो भी आप जो है आपको ईवे बिल कंपल्सरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से केसेस है, पहला बोला है इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर के पास कोई गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है और वो इंटर स्टेट ट्रांसफर है। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांसफर है। सेकंड क्या बोला है, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर सेल कर रहे हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, 10 लाख 20 लाख का। सो वो व्यक्ति के लिए बोला है कि अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का तो उस केस में जो है आपको मैंडेटरीली ईवे बिल यहां पर बनाना पड़ेगा। क्लियर है सर। चलो, अब ऐसा कैसे पता चलेगा कि कौन मूवमेंट कॉज कर रहे हैं। सो जनरली क्या होता है, जो सप्लायर होता है वही यहाँ पर जो है मूवमेंट कॉज करता है, वही गुड्स को सप्लाई करता है रेसिपिएंट के पास, तो सप्लायर को बोला जाएगा कि ही इज कॉजिंग द मूवमेंट। लेकिन अगर जो है मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि मेरे को एक्स फैक्ट्री बेसिस पे ही मैं सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, कि आप मेरे फैक्ट्री पे आओ और गुड्स को लेकर के जाओ। अब यहां पर क्या हो रहा है, रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट अगर जो है ट्रांसपोर्ट अरेंज करता है, अगर रेसिपिएंट अरेंज कर रहा है उस केस में रेसिपिएंट को बोला जाएगा कि रेसिपिएंट इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, सो नॉर्मल केस में सप्लायर रहता है, लेकिन इफ रेसिपिएंट अरेंजेस ट्रांसपोर्ट देन मूवमेंट वुड बी कॉज्ड बाय हिम। ठीक है, रेसिपिएंट से माना जाएगा। नेक्स्ट, इफ द गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, मतलब अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो मूवमेंट शेल बी कॉज्ड बाय सच रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट होगा, जो रजिस्टर्ड है, उसका लायबिलिटी रहेगा कि आप जो है यहां पर ईवे बिल बनाओ। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आ जाता है बिल टू शिप टू मॉडल का। यहां पर बोला हुआ है कि बिल टू शिप टू मॉडल के केस में ईवे बिल का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया बी के पास, ठीक है, और बी को बोला कि आप सीधा सी को सप्लाई कर दो, तो बी ने क्या किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स कर दिया सी को। अब यहां पर क्या होता है, जो बिलिंग किसके नाम पे किया जाएगा, ए के नाम पे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर उसने प्लेस किया, और शिपिंग किसको हो रहा है, सी को हो रहा है। तो
अब ईवे बिल का क्या रहेगा, ईवे बिल कौन जनरेट करेगा, क्या अलग अलग ईवे बिल जनरेट करने पड़ेंगे? तो देखो यहां पर क्लेरिफाई क्या किया है कि यहां पर जो है बिल टू शिप टू मॉडल के केस में दो सप्लाईज हो रही है। पहला सप्लाई हो रहा है जो बी ए को कर रहा है, ठीक है, मतलब ए ने बी को ऑर्डर प्लेस किया और बी जो है यहां पर सप्लाई कर रहा है ए को, और दूसरा सप्लाई क्या है जो ए कर रहा है सी को, ठीक है। सो दो सप्लाई हो रहे हैं, दो सप्लाई हो रहे हैं तो दो इनवॉइस क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। पहला इनवॉइस बी ए को इशू करेगा और दूसरा इनवॉइस जो है ए यहां पर सी को इशू करेगा। सो दो इनवॉइस इशू किए जाएंगे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ ईवे बिल आपको जो है सिंगल ईवे बिल ही बनाना है, ठीक है। सो एक ही ईवे बिल बनेगा। अब ईवे बिल कौन बनाएगा, किसका जिम्मेदारी है, तो बोला है कि ए या बी दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो भी चाहे यहां पर ईवे बिल बना सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ सिंगल यहां पर वन ईवे बिल ही जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो दो ईवे बिल बना दिए, दोनों ने बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति ही यहां पर ईवे बिल जनरेट करेगा। तो कौन कौन कर सकता है, या तो ए चाहे तो ए भी कर सकता है या फिर बी भी कर सकता है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ईवे बिल। अब देखो ईवे बिल के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स देनी पड़ेगी। सो मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स यहां पर होते हैं ईवे बिल के, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर ट्रांजेक्शन का डिटेल होता है। सो पार्ट ए टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है वो हमने देखा है। सो जो भी मूवमेंट कॉज कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन पार्ट ए फिल करेगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, ये स्टार दिया हुआ ना। सो इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर चाहे, अगर किसी ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज किया हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन ने, उस केस में ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए फिल कर सकता है, ठीक है। और सेकंड क्या बोला है, बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी को ऑथोराइज किया है उस केस में ये लोग भी जो है पार्ट ए फिल कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में पार्ट ए कौन फिल करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही यहां पर फिल करेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मैं बताऊं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उनका पर्पस क्या है कि हम जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं, ठीक है। सो हो सकता है जो सप्लायर है वो डिले करे, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑथोराइजेशन ले लेते हैं सप्लायर से और वो खुद ही ईवे बिल जनरेट करते हैं, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट, अब पार्ट ए के अंदर डिटेल्स कौन कौन सी होगी, तो देखो डिटेल्स ऑफ जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का जीएसटीआईएन हो गया, एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी हो गया, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री, नंबर एंड डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, रीजंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी डिटेल्स यहां पर रहती है पार्ट ए के अंदर, ठीक है। अब पार्ट बी के अंदर कौन सी डिटेल रहेगी, तो वो ट्रांसपोर्टर की डिटेल रहती है, ठीक है। सो पार्ट बी टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वहां पर जो है पार्ट बी यहां पर ट्रांसपोर्टर फिल करेगा, ठीक है। उसमें कौन कौन सी डिटेल होगी, तो ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, ठीक है, जीआरएन नंबर है, अगर रेल से जा रहे हो तो रेलवे रिसीट नंबर हो गया, एयर से जा रहे हो तो एयरवेज बिल नंबर हो गया, और बिल ऑफ लैंडिंग नंबर हो गया, एंड अगर व्हीकल से जा रहे हैं उस केस में व्हीकल नंबर आपके पास होना चाहिए कि कौन से व्हीकल में जो है गुड्स ले जाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है पार्ट बी के अंदर रहने वाली। तो दो पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कौन फिल करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। पार्ट बी कौन फिल करेगा, जो भी ट्रांसपोर्टर है जो गुड्स को लेकर के जा रहा है वो यहां पर फिल करेगा। नेक्स्ट, हु कैन जनरेट ईवे बिल, तो ईवे बिल कौन कौन जनरेट कर सकता है, तो हमने देखा जो कंसाइनर है वो भी जनरेट कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकता है, और अगर ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज किया है उस केस में ट्रांसपोर्टर भी जो है यहां पर ईवे बिल जनरेट कर सकता है। अब अगर मान लीजिए किसी सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ने ही ईवे बिल जनरेट नहीं किया, ठीक है, सप्लायर ने भी नहीं जनरेट किया और जो है रेसिपिएंट ने भी जो है ईवे बिल जनरेट नहीं किया, उस केस में लाइबिलिटी किसका रहेगा भाई, सरकार किसका गला पकड़ेगी, तो सरकार जो ट्रांसपोर्टर है उसका गला पकड़ेगी कि भैया आपका जो ट्रक है, आपके ट्रक में गुड्स को ले जाया जा रहा है, तो आपका जिम्मेदारी था ईवे बिल जनरेट करने का। सो अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ही अगर जनरेट नहीं करते हैं उस केस में जो है अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो इट शैल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू जनरेट इट, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टर यहां पर ईवे बिल जनरेट करेगा। अब ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग क्या बोला है कि देखो अगर आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप अपना जीएसटीआईएन यूज करके ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। अगर आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस है उस केस में आपको जो है एक कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और उस नंबर के थ्रू आप यहां पर ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। एंड थर्ड, अगर कोई अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है उस केस में उसको है एक यूनिक नंबर लेना पड़ेगा ट्रांजिन, और उसके थ्रू जो है वो ईवे बिल यहां पर जनरेट कर सकता है। क्लियर है, तो ट्रांसपोर्टर भी यहां पर ईवे बिल जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ अदर पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट क्या बोला है, नो नीड टू कैरी ईवे बिल व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज, बाय एयर और वेसल। अगर आप गुड्स किससे ले जा रहे हो, या तो रेल से ले जा रहे हो या एयरवे हो गया या फिर वेसल के थ्रू ले जा रहे हो, तो आप जब लेकर के जा रहे हो तो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है यहां पर ईवे बिल। लेकिन जब आप उसका डिलीवरी लोगे उस टाइम में आपको गुड्स तभी दिए जाएंगे जब आप एक वैलिड ईवे बिल बताओगे, ठीक है। तो जब आप एक ईवे बिल बताओगे तभी आपको गुड्स जो है यहां पर डिलीवर किए जाएंगे। क्लियर है। और पार्ट बी जो है ईवे बिल का, जो पार्ट बी होता है वो चाहे आप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट या फिर आफ्टर भी जो है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट भी
पार्ट बी फिल कर सकते हो। क्लियर है? किन किन के केसेस में? पहला रेलवे, दूसरा एयरवे और तीसरा वेसल। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्या बोला है, ई वे बिल कैन बी ऑप्शनली जनरेटेड। अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 या उससे कम है उस केस में आप ऑप्शनली भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बट 50,000 से एक्सीडिंग अगर है तो उस केस में कंपलसरीली आपको ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होता है? ठीक है, क्योंकि सारा जो खेल है वो कंसाइनमेंट वैल्यू का। अगर 50,000 से ज्यादा है तो बनाना है, 50,000 से कम है या 50,000 है तो नहीं बनाना है। सो कंसाइनमेंट वैल्यू होता क्या है? तो देखो हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में चैप्टर एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, जो बात करता है कि क्या वैल्यू हमें लेना है। तो यहाँ पर बोला है जो वैल्यू ऑफ गुड्स आप डिटरमाइन करते हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 15, जो आपने सेक्शन नंबर 15 में डिटरमाइन किया वही आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। 15 में हमने क्या देखा था कि जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, अगर बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद 15.2 के इंक्लूजन्स देखे थे जो इंक्लूड होते हैं वैल्यू में, और 15.3 के अंदर जो डिस्काउंट का एक्सक्लूजन थे वो आपको सब एडजस्ट करके जो आपने सेक्शन नंबर 15 में वैल्यू निकाला है वही आपका जो है वैल्यू बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया है इन द इनवॉइस, ठीक है, जो वैल्यू आपने डिक्लेयर किया है इनवॉइस में या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चैनल में डिक्लेयर किया है वो आपको लेना है। एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करना है? सेंट्रल टैक्स, स्टेट, यूनियन टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। सो जीएसटी के जितने भी आपने पे किया है वो भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो देखो हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज ए के अंदर क्या पढ़ा था, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी के टैक्सेस हम इंक्लूड कर देते हैं। सो वहां पर जीएसटी के टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए थे, इसलिए यहां पर अलग से दिया है। ठीक है, कि आपको इंक्लूड करना है जीएसटी के टैक्सेस भी। सो ये जो 50,000 का अमाउंट है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना है। ठीक है, सो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपको कंसिडर करना है। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सक्लूड। क्या एक्सक्लूड करना है? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो तो वो आपको यहां पर एक्सक्लूड करना है। वेयर द इनवॉइस इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल गुड्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अगर दोनों गुड्स लेकर के जा रहे हो, मान लीजिए मैं जो गुड्स लेकर जा रहा हूं 1 लाख के गुड्स है, लेकिन 1 लाख में से 60,000 जो है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो उस केस में मुझे जो है ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेबल कितना है? सिर्फ 40,000 ही है, और 40,000 जो है वो लेस देन 50,000 है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि एग्जेम्प्टेड अगर कोई सप्लाई है तो वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, और दूसरा कोई भी टैक्सेस है जीएसटी के तो वो आपको इंक्लूड करना रहेगा। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो पॉइंट कौन सा? पहला इंक्लूड करना जीएसटी के टैक्सेस, दूसरा एक्सक्लूड करना है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट, अब हमने जब देख रहे थे कि आपको यहां पर ईवी बिल सॉरी आपको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर वैल्यू जो है 50,000 से एक्सीड करता है, तो उस केस में 3 चीजें देखी थी। पहला फॉर रीजंस ऑफ सप्लाई, फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। ठीक है, सो अदर देन सप्लाई भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपको जो है ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है। तो उस केस में हम वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। तो उस केस में बोला है आप जो वैल्यू डिक्लेयर करते हो अपने डिलीवरी चालान के अंदर, सेक्शन रूल 55 के अंदर हमने देखा था डिलीवरी चालान होना चाहिए। तो जो वैल्यू आपने डिलीवरी चालान में डिक्लेयर किया है वही आप जो है यहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स ले लिया जाएगा। ठीक है, और वही कंसाइनमेंट वैल्यू हम मानेंगे, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर लेंगे। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आते हैं, डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी। अब देखो पार्ट ए तो आपको कंपल्सरीली बनाना ही है, ठीक है, लेकिन पार्ट बी बनाने की जरूरत नहीं है। कब? जब आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर। तो दो चीजें बोली हैं, पहला इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब विद इन द स्टेट ही मूवमेंट कर रहे हो, और दूसरा क्या है कि अप टू 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है, उस केस में आपको जो है यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी, जब आप गुड्स ले जा रहे हो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे लेकर के जा रहे हो। और दूसरा क्या बोला है, और फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मेरा जो ऑफिस है वो यहां पर है, ठीक है, सो वो बहुत ही सकड़ी गली है, वहां पर बड़ा ट्रक नहीं आ सकता, ठीक है, सकड़ी सी गली है। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा टेम्पो ले जाकर के अपना, मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर ही मेरा ट्रांसपोर्टर रहता है, सो 2 किलोमीटर में उस छोटे टेम्पो में लेकर के जाता हूं, और वहां से जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस पे मैं अपने गुड्स को लेकर के आता हूं। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, और दूसरा अप टू 50 किलोमीटर है, उस केस में आपको ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मैं मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस से यहां पर ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे लेकर के जा रहा हूं। एंड सेम केस अगर ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस से अगर किसी कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस पे ले जा रहे हैं और वो भी एकदम सकड़ी के लिए, ठीक है, वहां पर ट्रक नहीं जा सकते, तो उस केस में क्या बोला है कि आपको ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है अगर वो इंट्रा स्टेट है एंड अप टू 50 किलोमीटर है। क्लियर है? सो यहां पर जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आपको पार्ट बी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्ट ए तो कंपल्सरीली जनरेट करना ही पड़ेगा। क्लियर है सर?
चलो नेक्स्ट बोला है ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। अब देखिए मान लीजिए मेरा जो गुड्स है वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलग अलग कन्वेंस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। पहले छोटे टेम्पो में जाते हैं, फिर वहां से ट्रक में जाते हैं, फिर वहां से और किसी दूसरे ट्रक में जाते हैं। उस केस में क्या होगा, तो आपको जो है अपडेट करना पड़ेगा अपना व्हीकल नंबर इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01, ठीक है। जो आप अपना ईवे बिल बनाते हो उसका पार्ट बी जिसमें आपके ट्रांसपोर्टर का डिटेल रहता है, तो आपको व्हीकल नंबर अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आपको अगर पकड़ा जाए, इन बिटवीन कोई ऑफिसर चेक करता है, तो आपके पास लेटेस्ट व्हीकल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, जिस व्हीकल में गुड्स को ले जाया जा रहा है। तो आपको पार्ट बी यहां पर अपडेट करना पड़ेगा जब भी आप अदर कन्वेंस में गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो। चलो सर नेक्स्ट आ जाता है कंसोलिडेटेड ईवे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अगर रोड से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं गुड्स को, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके पास काफी सारे जो है कंसाइनमेंट्स आते हैं, ठीक है, काफी सारे उसके पास गुड्स को एक साथ लेकर के जा रहा है। तो उस केस में क्या बोला है कि आप जो है कंसोलिडेट कर सकते हो ईवे बिल इन फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02। आप देखो जितने कंसाइनमेंट ले जा रहे हो, हर एक कंसाइनमेंट के साथ जो है आपको एक ईवे बिल तो होना ही चाहिए। जितने कंसाइनमेंट है उतने ईवे बिल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब जितने मान लीजिए मेरे पास 100 ईवे बिल आ गए, अब उनका 100 ईवे बिल का मैं जो है एक सीरियल नंबर यहां पर जो है मैं मेंटेन करूंगा, और सीरियल नंबर इंडिकेट करके मैं 100 ईवे बिल्स का जो है एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल बना सकता हूं, ठीक है। सो कंसोलिडेटेड ईवे बिल आप बना सकते हो जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 में, लेकिन जितने इंडिविजुअल कंसाइनमेंट है उसका सेपरेटली तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड क्या है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर मान लो इन बिटवीन कोई चेक करता है तो आप उसको कंसोलिडेटेड ईवे बिल बता सकते हो कि भैया मेरे पास ये 100 तरह के जो है मैं कंसाइनमेंट लेकर के जा रहा हूं, और ये मेरे पास जो है इनके इंडिविजुअल ईवे बिल्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवे बिल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अब देखो जब मैं ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन बता रहा था तो मैंने बताया था कि आईआरबी पोर्टल, ईवे बिल का पोर्टल, जीएसटी का पोर्टल, ये सारे जो है आपस में कनेक्टेड है। सो आप अगर कोई भी ईवे बिल में डिटेल भरते हो तो उस केस में वो डिटेल जो है आपके जीएसटीआर कॉमन पोर्टल जो है उस पर भी यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपना पार्ट ए जो है इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पार्ट ए ऑफ द ईवे बिल शेल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर इन कॉमन पोर्टल हु मे यूटिलाइज द सेम फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स इन जीएसटीआर 1। सो आप अपना जब भी जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो आपको वो डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी अगर आपने ईवे बिल जनरेट किया हुआ है, ठीक है। सेम केस हमने देखा था अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हो तो उस केस में सारे जो प्रोविजन, सारे जितने इनवॉइस आपने ई इनवॉइस क्रिएट किए हैं वो सारा डिटेल आपके जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। क्लियर है। तो ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल। अब देखिए मान लीजिए मैंने कोई ईवे बिल जनरेट कर दिया लेकिन उसके बाद ना मैं कोई सप्लाई कर पाया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मेरे को गुड्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, या मुझे सप्लाई नहीं करना है, या गलत गुड्स जो है कोई गलत डिटेल्स मैंने भर दी थी ईवे बिल जब मैं बना रहा था तब मैंने गलत डिटेल्स भर दी, तो क्या अब मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। क्या बोला है कि ईवे बिल कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन। जिस समय पे आपने जनरेट किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप वो ईवे बिल को कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर वो ईवे बिल को इन बिटवीन किसी ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है, अगर वेरीफाई कर दिया ट्रांजिट में, उस केस में आप उस ईवे बिल को जो है कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर उसको वेरीफाई कर दिया तो कैंसिल आप नहीं कर सकते। अदरवाइज आप जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको कैंसिल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल एंड कंसोलिडेटेड ईवे बिल। अब कितने दिन वैलिड रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है, ठीक है। सो दो तरह की चीजें यहां पर दी हुई। अगर आपका जो कार्गो है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ठीक है, मतलब समझ लो इतना बड़ा कोई कार्गो है, उसके लिए क्या बोला है कि ईवे बिल आपने जो बनाया है वो कब तक वैलिड रहेगा, तो अप टू 20 किलोमीटर वन डे के लिए, और एडिशनल 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए बोला है एडिशनल वन डे आपको मिल जाएगा। आप सर एक एग्जांपल से समझाओ ना, मान लीजिए मुझे 45 किलोमीटर तक लेकर के जाना है गुड्स को, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जा रहा हूं मैं, और वो जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर का है, और अगर जो मेरा कार्गो है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है, उस केस में क्या होगा, अप टू 20 किलोमीटर मुझे वन डे मिल जाएगा, नेक्स्ट 20 किलोमीटर के लिए मुझे सेकंड डे भी मिल जाएगा, और पार्ट भी लिखा हुआ है, मतलब ये जो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बच जाता है उसके लिए भी मुझे एक दिन और मिल जाएगा, मतलब 3 दिन का समय मुझे मिल जाएगा। वो ईवे बिल जो मैंने जनरेट किया है वो 3 दिन तक वैलिड यहां पर रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझा है। अब ये कहां से देखा जाएगा, फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अब रिलेवेंट डेट क्या है हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर कोई अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब नॉर्मल कोई ट्रक है आपका, तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या प्रिजम्पशन पे चलती है कि भैया ये ट्रक जो है एक दिन के अंदर मिनिमम 200 किलोमीटर तो चलेगा, सो अप टू 200 किलोमीटर तक वन डे का आपको लिमिट मिल जाएगा, और फॉर एडिशनल 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ एडिशनल वन डे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। सेम चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो मान लीजिए ये 45 किलोमीटर जो हमने देखा, अब ये 45 का आप मान लो कर लो 450,
450 किलोमीटर अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो फॉर 200 किलोमीटर के लिए तो आपको 1 डे मिल जाएगा, फिर एडिशनल 200 किलोमीटर के लिए आपको सेकंड दिन भी मिल जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा 50 किलोमीटर है उसके लिए आपको एक दिन और मिल जाएगा, ठीक है। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 डेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है। सो ये टाइम लिमिट आपको देखना है, कब से देखेंगे सर, जब से रेलेवेंट डेट से, ठीक है। अब रेलेवेंट डेट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेलेवेंट डेट क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, बट मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने 15 तारीख को, ठीक है, 15 ऑफ मार्च को मैंने जो है ईवे बिल जनरेट किया है, ठीक है। मान लीजिए 15 को कब किया है मैंने, सर 4 बजे किया है, 4 PM पे, ठीक है। 4 PM को मैंने जो है ईवे बिल जनरेट किया है। अब इसका मान लीजिए मेरे पास 3 दिन का वैलिडिटी है, क्योंकि मैं 45 किलोमीटर ले जा रहा हूं और ओवर डायमेंशनल कार्गो से ले जा रहा हूं, तो 3 दिन का वैलिडिटी है। तो अब ये कहां से चालू होगा, कैलकुलेशन चालू कहां से करना है, तो ये जो 15 मार्च है इसका मिडनाइट देखना है आपको, ठीक है। तो अगला दिन मतलब वो दिन आपको पूरा फ्री मिल जाएगा 16 से। 16 कब होगी सर, 15 मार्च की रात को 12 बजे, ठीक है। तो 16 तारीख जिस दिन आ जाती है आपके फोन में कैलेंडर में, जिस दिन 16 डेट आ जाती है, वहां से जो है 16 ऑफ मार्च से आपको देखना है 3 डेज कब तक होते हैं, ठीक है। तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। सो 18 ऑफ मार्च तक, आपके 18 मार्च के मिडनाइट तक जो है वो ईवे बिल जो है वैलिड रहने वाला है। क्लियर है। सो जिस दिन जनरेट किया, ध्यान रखना वो दिन फ्री मिलता है, उसके आगे के दिन से जो है कैलकुलेशन चालू किया जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब भी ईवे बिल बनाना होता है तो जनरली सुबह सुबह ही बना देते हैं, 8 बजे 9 बजे ही ईवे बिल बना देंगे, ताकि वो दिन उनको पूरा फ्री मिल जाए और उसके अगले दिन से जो है कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। जितना किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से जो आपका वैलिडिटी यहाँ पर डिक्लेयर होगा, ठीक है, उतना वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। अब रेलेवेंट डेट का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Relevant date means the date on which e-way bill has been generated, and the period of validity shall be counted from the time at which e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. So midnight से आपको शुरू करना है, जिस दिन e-way bill जनरेट किया वो दिन पूरा फ्री मिलेगा, उसके अगले दिन से आपका कैलकुलेशन चालू होगा, जितना वैलिडिटी है उतने दिन आपको दिखना रहेगा, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। अब देखिए मान लीजिए मेरे गुड्स जो है टेम्पो में जा रहे हैं, टेम्पो से फिर ट्रक में जा रहे हैं, फिर ट्रक से जो है शिप में जा रहे हैं। तो अगर इन बिटवीन कोई भी ऐसा मोड है जहां पर शिप इन्वॉल्व हो रहा है, उस केस में क्या बोला है कि आपके पास ऑप्शन है, बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। सो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर है। चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, द कमिश्नर में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड। अगर वो चाहे तो आपका वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है, जो हमने प्रोविजंस देखे उसके ज्यादा भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट अगर मान लो, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा खेल जो है किलोमीटर का है, जितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इन बिटवीन मेरा ट्रक खराब हो जाता है, तो ये वैलिडिटी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रक खराब हो गया, अब उसको सही होने में टाइम लगेगा। तो उस केस में अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो वो भी यहाँ पर जो है एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, वो एक्सटेंड कर सकता है वैलिडिटी पीरियड आफ्टर अपडेटिंग द डिटेल्स इन पार्ट बी। उसको डिटेल्स जो है अपडेट करनी पड़ेगी पार्ट बी में, और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पर जो है वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अब उसको कितने टाइम पीरियड में करना पड़ेगा, तो देखो विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी, जिस समय वो एक्सपायर हुआ वहां से 8 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्लियर है। चलो सर नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल। अब देखो जब भी ई-वे बिल बनाया जाता है, सो वो ई-वे बिल जनरेट करके सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों के ही कॉमन पोर्टल पे शो होता है, ठीक है। जब भी ई-वे बिल बनेगा तो जो सप्लायर होगा जो गुड्स का और जो रेसिपिएंट है, उन दोनों के पोर्टल पे जो है शो होगा, और उसके बाद उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का मौका मिलता है। सो आपको जो है अगर आपने गुड्स मंगाए हैं या आप ही का, क्योंकि आपका जीएसटीएन यूज हो रहा है, सो आपको जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट यहां पर करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर कोई भी आंसर नहीं देता है, मतलब ना सप्लायर ने या रेसिपिएंट ने, कोई ने भी जो है कॉमन पोर्टल में ना एक्सेप्ट किया है ना रिजेक्ट किया है, उस केस में जो है वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। अगर आपने कोई यहाँ पर जो है नहीं किया है, इफ द सप्लायर और रेसिपिएंट डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस आपकी मान ली जाएगी। अब एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का टाइम पीरियड कितना है, तो देखो 72 आवर्स फ्रॉम ऑफ द डिटेल्स बीइंग मेड अवेलेबल टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल। जिस दिन कॉमन पोर्टल पे शो हुआ वहां से 72 आवर्स आपको देखना रहेगा, ठीक है। मतलब तकरीबन आप देखो 3 दिन, ठीक है, 3 दिन का टाइम मिलता है। और क्या बोला है, द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, विचेवर जो अर्लियर रहेगा, इतना टाइम पीरियड आपके पास है कि आप उस ई-वे बिल को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। क्लियर है।
चलो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब कौन कौन सी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला, ईवे बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर। आपके पास व्हीकल नंबर होना चाहिए तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। कौन सा व्हीकल लेकर के जा रहा है उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी मिस्टेक और इनकरेक्ट और रॉन्ग एंट्री इन द ईवे बिल, अगर आपने ईवे बिल में कोई रॉन्ग एंट्री कर दी, उस केस में आप उस मिस्टेक को एडिट नहीं कर सकते या करेक्ट नहीं कर सकते हैं। एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं है, सीधा आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसको कैंसिल करो। कैंसिल कितने टाइम पीरियड में कर सकते हैं सर? 24 आवर्स में आप जो है कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, ईवे बिल मे बी अपडेटेड विद व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो आप 2-3 तरह के अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो उस केस में व्हीकल नंबर को आप जितनी बार चाहो अपडेट कर सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपके पास जो है लेटेस्ट व्हीकल नंबर होना चाहिए जब भी गुड्स को यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर चेक करता है। अगर कहीं पर वेरीफाई कर रहा है उस केस में लेटेस्ट व्हीकल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। If multiple invoices are issued by the supplier to a recipient, that is for movement of goods of more than one invoice for same consignor or consignee। अब देखो, मान लीजिए एक ही कंसाइनर है जिसके मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आप लेकर के जा रहे हो, ठीक है। सो अगर उसके इनवॉइस अगर डिफरेंट है, अगर अलग अलग इनवॉइस इशू किया, मान लीजिए जेठालाल है, जेठालाल क्या कर रहा है, एक टीवी भी सेल कर रहा है, फ्रिज भी सेल कर रहा है, और मान लीजिए वॉशिंग मशीन वगैरह भी बेच रहा है, ठीक है। सो एक इतने सारे प्रोडक्ट दे रहा है, किसको? एक ही पार्टी को दे रहा है, ठीक है। अगर एक ही पार्टी को सेल कर रहा है और अगर उसने इनवॉइस अलग अलग जनरेट किए हैं, क्या बोला मैंने? अगर इनवॉइस सबके लिए अलग अलग जनरेट किए हैं, उस केस में जो है उसको मल्टीपल इनवॉइसेस को आप क्लब नहीं कर सकते टू जनरेट वन ईवे बिल, ठीक है। सो मल्टीपल इनवॉइसेस हैं, मल्टीपल आपके पास कंसाइनमेंट्स हैं, तो उस केस में आपको जो है अलग अलग ईवे बिल बनाना पड़ेगा। आप मल्टीपल इनवॉइसेस को क्लब नहीं कर सकते हैं टू जनरेट वन ईवे बिल। क्लियर है? समझा क्या पॉइंट क्या बोल रहा है? कि अब देखो, पढ़ो क्या बोला है, वेयर वन इनवॉइस फॉर द सेम कंसाइनर कंसाइनी, मतलब कंसाइनर भी सेम है, कंसाइनी भी सेम है, लेकिन अगर अलग अलग इनवॉइसेस जनरेट किए हैं तो फिर उस केस में अलग अलग ईवे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सिचुएशंस वेयर ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। अब देखो, ईवे बिल कहां जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला बोला है, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर वन ऑफ द गिवन बिलो। तो यहां पर एक लिस्ट दिया हुआ है कि अगर ये गुड्स आप लेकर के जा रहे हो तो आपको ईवे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं है। कौन कौन से हैं? एलपीजी फॉर सप्लाई ऑफ हाउस होल्ड, जो वो लाल कलर की टंकियां थी वो, और नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स, केरोसिन ऑयल हो गया सोल्ड अंडर पीडीएस, पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेचुरल एंड कल्चर्ड पियल्स हो गए, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अगर ये लेकर के जा रहे हो। बट क्या बोला है? एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी क्या होती है सर? जो नकली आपको जो है हार वगैरह दिखते हैं ना, जो सोने के नहीं होते, असली नहीं होते, नकली होते हैं, अगर उनको लेकर के जा रहे हो और कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है, तो फिर आपको जो है ईवे बिल बनाना पड़ेगा। सो अगर असली सोना ले जा रहे हो, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर है, उस केस में ईवे बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी के केस में आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट होगी, कोई करेंसी लेकर के जा रहे हो या फिर यूज्ड पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट, आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो तो सारा सामान भर के ले जा रहे हो ट्रक में, तो उस केस में ईवे बिल नहीं चाहिए। नेक्स्ट कॉरल हो गया, अनवर्क्ड हो गया। सो ये लिस्ट दिया हुआ है, आप यहां पर रीड कर सकते हो। उसके बाद काफी सारे पॉइंट्स दिए कि इन केसेस में जो है ईवे बिल आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार रीड कर सकते हो। नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस कौन सा हो गया? मतलब आप मान लीजिए बैलगाड़ी से लेकर जा रहे हो या घोड़ा गाड़ी से ले जा रहे हो, उस केस में ईवे बिल नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो भी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके केस में भी आपको जो है यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर कोई नॉन सप्लाई है, जो शेड्यूल 3 में अगर जो है नॉन सप्लाई है, उस केस में भी ईवे बिल नहीं आपको जनरेट करना है। तो ये सारा लिस्ट जो है आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये देखो, ये एन वाला पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अप टू 20 किलोमीटर्स, आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अप टू 20 किलोमीटर्स फॉर वे ब्रिज तक। मतलब यहां से आपने देखा होगा ना, ट्रक पूरा ज्यादा एक वे ब्रिज होता है जहां पर उसका वजन तोलते हैं कि कितना सामान लेकर के जा रहा है। सो अगर आपका ट्रक जो है कन्वेंस जो है अप टू 20 किलोमीटर जा रहा है जस्ट फॉर वे ब्रिज तक, फॉर वेटमेंट और फ्रॉम द वे ब्रिज बैक टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब देखा होगा आपने कि खाली ट्रक का भी वेट करते हैं, फिर सामान लोड करने के बाद फिर से जो है उसका वेट किया जाता है। सो अगर आप अप टू 20 किलोमीटर तक ले जा रहे हो और आपके पास जो है डिलीवरी चालान अगर है वैलिड, तो उस केस में आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है? लास्ट क्या हो गया? वेयर एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी, अगर एम्प्टी सिलेंडर्स लेकर के जा रहे हैं, उस केस में भी आपको जो है जनरेट ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 138A। ये बात करता है डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज फॉर अ कन्वेंस।
अब देखो, जो भी पर्सन इंचार्ज जो है, जो गुड्स को लेकर के जा रहा है, ट्रक में लेकर के जा रहा है, तो उसको कौन कौन सी चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो पहला उसको बोला है कि इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, या फिर बिल ऑफ सप्लाई हो गया, या डिलीवरी चालान हो गया। और अगर ई इनवॉइसिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो उस केस में क्यूआर कोड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो पहला क्या हो गया, इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान हो गया। दूसरा, उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म। ई वे बिल का एक कॉपी जो है यहाँ पर होना चाहिए, जो पर्सन इंचार्ज है कन्वेंस का, ठीक है, ताकि अगर उसको कभी भी रोका जाए, उसे देखा जाए, चेक किया जाए, तो उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सो कॉपी होना चाहिए ई वे बिल का, और द ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई वे बिल का नंबर होगा तो भी चल जाएगा, और मैप टू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। सो ये क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो आपके जो भी कन्वेंस होता है उसमें फिट कर दिया जाता है। सो वहां से जो है ऑफिसर पूरा डिटेल्स यहाँ पर ले सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए, जो भी पर्सन इंचार्ज है। नेक्स्ट, अगर कोई इंपोर्ट का केस है, उस केस में कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री जो है आपके पास होना चाहिए। जो इंपोर्टर ने फाइल किया है ना बिल ऑफ एंट्री, उसका एक कॉपी जो है यहाँ पर पर्सन इंचार्ज के पास होना चाहिए। नेक्स्ट आज द रूल नंबर 138B, बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंट्स। अब देखो, कमिश्नर चाहे या कोई अदर ऑफिसर है जिसको एम्पावर किया हुआ है, अगर वो चाहे तो प्रॉपर ऑफिसर को बोल सकते हैं कि आप जो है कोई भी कन्वेंस को रोक करके इंटरसेप्ट कर सकते हो एनी कन्वेंस, और वेरीफाई कर सकते हो ई वे बिल को, ठीक है। सो कोई भी यहाँ पर कन्वेंस को रोक करके आप उसका तलाशी ले सकते हो, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 138C, ये बात करता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब देखिए, अगर आपने किसी भी ट्रक को रुका करके, किसी भी कन्वेंस को रोक करके आपने अगर उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, उस केस में जो है ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को जो है एक समरी रिपोर्ट यहाँ पर जो है कॉमन पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन। जिस समय आपने इंस्पेक्शन किया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक समरी ऑर्डर जो है, समरी रिपोर्ट जो है वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। और फाइनल ऑर्डर, क्या बोला है, फाइनल रिपोर्ट जो है वो आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी विद इन 3 डेज। और ये 3 डेज का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है फॉर फर्दर 3 डेज ऑफ सच इंस्पेक्शन। सो 3 दिन के अंदर अंदर जो है आपको फाइनल रिपोर्ट भी यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलो सर, अब ये 24 आवर्स या 3 आवर्स का टाइम लिमिट कब से देखेंगे, सेम हमने जो देखा कि आपके मिडनाइट से जो है कैलकुलेट करना है 24 आवर्स एंड 3 डेज का कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वंस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन अ कन्वेंस हैज बीन डन, मतलब आप देखिए, अगर किसी एक स्टेट में आपका एक बार जो है फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, तो सेम स्टेट के अंदर दोबारा आपका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। कितनी बार करोगे, एक ही स्टेट में बार बार थोड़ी ना चेक करते रहोगे। सो मान लीजिए कोई ट्रक है जो मल्टीपल स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जा रहा है, सो राजस्थान में अगर उसको रोक करके जयपुर के अंदर उसका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपने वापस से उदयपुर आया, उदयपुर में वापस से रोक करके जो है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, ये अलाउड नहीं होगा। मल्टीपल टाइम्स एक ही स्टेट में आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो गुजरात में जाता है और गुजरात में जाकर के जो है उसका फिर से वेरिफिकेशन यहां पर हो सकता है। क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट, अगर सेम स्टेट में आपको दोबारा वेरिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, जब मैटर जो है वो रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स हो, और वो डिटेल्स उसको पता चली है आफ्टर सब्सिक्वेंटली, मतलब उसने एक बार वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद उसको पता चला कि भैया जो मैटर है वो टैक्स इवेजन का है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चोरी कर रहे हैं टैक्स का। उस केस में वो सेकंड टाइम भी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है विद इन द सेम स्टेट। क्लियर है। चलो सर, अभी तक हमने 3 रूल्स देखे हैं। सबसे पहला रूल क्या था, रूल नंबर 138A, ये बात करता है जो पर्सन इंचार्ज है उसके पास इनवॉइस होना चाहिए, साथ में ई वे बिल का कॉपी होना चाहिए। अगर इंपोर्ट का केस है तो उस केस में उसके पास कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री रहना चाहिए। नेक्स्ट, रूल नंबर 138B, ये क्या बात करता है कि कमिश्नर चाहे तो कोई भी ऑफिसर को यहां पर ऑथोराइज कर सकता है कि आप जो है कोई भी कन्वेंस को रोक करके इंटरसेप्ट कर सकते हो और उसका कन्वेंस का उसका जो ई वे बिल है उसको वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, रूल नंबर 138C बात करता है कि इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। अगर कोई ऑफिसर जो है इंस्पेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसको विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको समरी रिपोर्ट यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। और फाइनल रिपोर्ट कब देना है, तो 3 डेज के अंदर अंदर उसको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ये 3 डेज का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 डेज। क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट, रूल नंबर 138D बात करता है फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। अगर देखिए, किसी प्रॉपर ऑफिसर ने अगर डिटेन कर दिया आपका व्हीकल को, ठीक है, उसको बराबर से जो है डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, ई वे बिल प्रॉपर नहीं है, उस केस में अगर उसने डिटेन कर दिया आपके व्हीकल को, उस केस में जो है अगर वो डिटेन जो है एक्सीडिंग 3 मिनट्स हो गए, ठीक है, मतलब 30 मिनट से ज्यादा तक अगर डिटेन कर दिया है, उस केस में जो ट्रांसपोर्टर है, अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो वो अपलोड कर सकता है द सेड इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म ऑन दी कॉमन पोर्टल। तो ट्रांसपोर्टर के पास भी ऑप्शन दिया कि वो यहां पर डिटेल्स को अपलोड कर सकता है कॉमन पोर्टल पे। ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 138E, बात करता है ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। अब देखो, यहां पर जो है
आपका जो ईवे बिल का जनरेट करने का जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं सर? अगर आपने जो है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ने ये 4 चीजें की हैं, ठीक है, इन चारों में से अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व है, उस केस में आपका ईवे बिल जनरेशन का जो फैसिलिटी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप पार्ट ए जो फिल करना होता है रजिस्टर्ड पर्सन को, वो यहाँ पर फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक कब कब करेंगे? तो देखो, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो कंपोजिशन सप्लायर है और उसने नहीं फर्निश किया है द स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, जो सीएमपी 08 के अंदर जो सेल्फ असेस टैक्स उसको भरना पड़ता है, अगर वो उसने फर्निश नहीं किया है फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक अगर उसने यहाँ पर फर्निश नहीं किया है तो उसका फैसिलिटी जो है यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, कोई रेगुलर टैक्स पेयर है और उसने फर्निश नहीं किया है द रिटर्न फॉर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स ऑफ 2 टैक्स पीरियड, अगर 2 टैक्स पीरियड तक आपने अपना रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो आपका फैसिलिटी ब्लॉक कर दिया जाएगा। थर्ड क्या बोला है? बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 1 फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर्स एज द केस में बी। और लास्ट क्या बोला है? बीइंग अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर दिया गया। सो इन केसेस के अंदर जो है आपका ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि किसका फैसिलिटी ब्लॉक हो गया? जो सप्लायर है, सप्लायर जीएसटीएन का फैसिलिटी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप जो जो रेसिपिएंट है या फिर जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, डिफॉल्टिंग रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर जो है उनका फैसिलिटी ब्लॉक नहीं होगा। जो सप्लायर है, सप्लायर का यहां पर जो है यहां पर फैसिलिटी ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट आ जाता है, अगर इन केसेस में भी अगर कमिश्नर चाहे, अगर कमिश्नर को लगता है कि भैया सफिशिएंट रीजंस है, उस केस में वो रीजंस को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग में आपको अलाउ कर सकता है कि आप जो है ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज इन केसेस के अंदर जो है आपका ईवे बिल जनरेशन का फैसिलिटी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू ईवे बिल इन केस ऑफ कंसाइनी और रेसिपिएंट टैक्स पेयर स्टोरिंग गुड्स इन द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये केस क्या है, जनरली टेक्सटाइल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके केस में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अपना जो ट्रांसपोर्टर होता है ना वहीं पर गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। मे बी उनके पास जगह नहीं होगी, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन उनका इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस पे ही गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। अब इस केस में क्या होगा, तो उनको अपना जो भी ट्रांसपोर्टर है जहां पर वो गुड्स को स्टोर कर रहे हैं उसके प्लेस को यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो भी ट्रांसपोर्टर का गोडाउन है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट ईवे बिल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, तो देखो ईवे बिल कब तक वैलिड रहेगा, तो एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए कोई सप्लायर है जिसने सप्लाई किया है गुड्स को ट्रांसपोर्टर के पास, अब ट्रांसपोर्टर के प्लेस को मैंने जो है यहाँ पर वो मैंने वहीं पर मैं स्टोर कर रहा हूं, और ट्रांसपोर्टर से कहां आता है, रेसिपिएंट के पास। तो जब गुड्स यहां पर सप्लायर से ट्रांसपोर्टर के पास आए, ठीक है, सप्लायर से गुड्स लेकर के आए ट्रांसपोर्टर के गोडाउन तक, तो उस टाइम पीरियड तक जो है आपके पास वैलिड ई वे बिल होना चाहिए। क्लियर है? सो द ट्रांसपोर्टर अंडर द ई वे बिल शेल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड वंस द गुड्स हैव रीच्ड द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन। जब वो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे पहुंच जाएंगे गुड्स, तब जो है वो यहाँ पर ई वे बिल यहाँ पर कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, उस दिन उस समय जो है वो फाइनल मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से रेसिपिएंट के कोई अदर प्लेस ऑफ बिजनेस पे ले जा रहे हो, गुड्स कहां पर स्टोर किया हुआ है, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पे, वहां से आप गुड्स को लेकर के जा रहे हो किसी रेसिपिएंट के अदर प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो उस केस में जो है आपको एक फ्रेश ईवे बिल यहां पर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सो वेयर द गुड्स मूव फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन टू द रेसिपिएंट टैक्स पेयर्स एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, अ वैलिड ईवे बिल शेल बी रिक्वायर। क्लियर है? सो आई होप आपको सारे प्रोविजन समझे हैं। यहां पर हमारा ईवे बिल का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ईवे बिल्स चैप्टर जो है छोटा सा है, लेकिन यहां पर जो है कई बार 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके फीडबैक जो है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस बना पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।